जनसाथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित H.C. जैन जी से। जैन साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश की क्या स्थिति है, देश में नई सरकार बनने के बाद देश के हालात किस तरह से बदलते देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तमाम प्रश्नों की जानकारी हम लेंगे डॉक्टर H.C. जैन से। जैन साहब स्वागत है आपका। थैंक यू। जैन साहब, सबसे पहला प्रश्न मैं ये करना चाहूँगा, ज्योतिष विज्ञान जो है या ज्योतिष शास्त्र वो एग्जैक्टली है क्या? ज्योतिष एक वेदों का नेत्र है। ज्योतिष यानी ज्योति प्रकाश, एक ज्ञान का प्रकाश है। ये हमें ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, उसका पतन और उसकी उन्नति, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, इसका एक अच्छा ज्योतिषी उसकी जन्म कुंडली देख करके और ग्रहों की चाल, गोचर इत्यादि का अनुमान लगा करके और उसके जीवन के बारे में बता सकता है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है और गणित है जिसकी एक्यूरेट अगर हम गणना करें तो व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाओं की जानकारी हमें ऐसे मिल सकती है जैसे कि अंधेरे कमरे में हम एक लाइट का बल्ब जला दें या रोशनी कर दें तो सारी वस्तुएं उसमें चमकती हैं, दिखाई देती हैं। वैसे ही व्यक्ति का पूरा जीवन एक अच्छा ज्योतिषी देख सकता है। आने वाला समय, पीछे का, वर्तमान का, ये एक विज्ञान है ज्योतिष, और उसकी सहायता से व्यक्ति के जीवन को संवारा भी जा सकता है। उसकी संवारने की भी या सुधारने की या उसको लाभ देने की एक क्षमता होती है। तो ज्योतिष एक वास्तव में एक विज्ञान है और अभी से नहीं, जब से मैं समझता हूँ मनुष्य समाज की उत्पत्ति हुई होगी, धीरे धीरे विकसित हुआ होगा ज्ञान, तो उसने ज्योतिष का सहारा लिया। पहले कृषि के क्षेत्र में तो लोग काफ़ी ज्योतिष का सहारा लेते थे। फसल बोने में, काटने में, वर्षा कब होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में अनुमान थे जो ज्योतिष विज्ञान में, संहिता शास्त्र में इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया। अच्छा, आपने कुंडली की बात की शब्द जी। एग्जैक्टली कुंडली क्या है? किसी मनुष्य की अगर कुंडली के बारे में लोग कहते हैं कि कुंडली बनवा लो, कुंडली अगर नहीं है या कुंडली आपकी अगर कोई ज्योतिषाचार्य देखता है तो उसके बारे में, भविष्य के बारे में और जीवन में चल रही तमाम जो उलझने हैं उसके बारे में जानकारी, और उसके बाद फिर वो उसको राहत दिला सकता है। जन्म कुंडली या जन्म पत्र का जिसको कहते हैं, वो व्यक्ति के, कोई बालक का जन्म हुआ तो जन्म के समय कहाँ, किस शहर में उसका जन्म हुआ, उसके अक्षांश और देशांतर के आधार पर, उसके जन्म समय के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर जन्म की एक गणना करके ज्योतिष की एक लग्न कुंडली होती है जिसको हम जन्म पत्री कहते हैं या जन्म कुंडली कहते हैं। उसमें वर्तमान में ग्रह गोचर कहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, जो ग्रह हैं हम लोगों के, उनको रखा जाता है और उनके आधार पर बालक के कितने योग बने हैं, गज केसरी योग, चक्रवर्ती राजयोग या राजयोग, पर्वत योग, नौका योग, बहुत सारे योग बनते हैं ज्योतिष में, या सकट योग या और योग, राजभंग योग। तो इन योगों के आधार पर एक अच्छा ज्योतिषी उस बालक के जीवन के उन्नतशील या वैभवता या किस लाइन में जाएगा, किस ग्रह की बलवान है, मजबूत है, कौन सा सब्जेक्ट लेकर के वो एजुकेशन लेगा और अपने जीवन में वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, राजनीतिक बनेगा या कौन सा व्यापार करेगा, ये सारी की सारी जानकारी उस बालक के जीवन के बारे में बताई जा सकती है। ये एक प्रकार का चक्र होता है जन्म कुंडली, वो उसको देख करके वर्तमान, आगे का, पीछे का और आगे का और आगे का उससे बताया जा सकता है। तो जन्म कुंडली एक ऐसी एक पत्रिका होती है। इसका मतलब कुंडली के माध्यम से भविष्य की दिशा तय की जा सकती किसी व्यक्ति की? बिल्कुल, कुंडली के माध्यम से उसके भविष्य की दिशा तय की जा सकती है। जन्म कुंडली इस प्रकार से है जैसे कि कोई व्यक्ति रात्रि में गाड़ी में जा रहा है और उसमें हेडलाइट नहीं है और अंधेरी रात है, तो वो कहीं भी जा भी सकती है उसकी गाड़ी और ठुक भी सकती है। लेकिन जन्म कुंडली अगर उसका जन्म समय, स्थान आदि सही है और देखने वाला सही है तो वो उसको एक टॉर्च का जीवन में काम करती है। टॉर्च हालांकि सूर्य का काम नहीं कर सकती, उसको 10 फुट आगे तक का ही दिखाएगी और कम दिखाएगी, स्पष्ट नहीं दिखाएगी, लेकिन वो अपने गंतव्य, अपने उद्देश्य तक अपनी गाड़ी से पहुंच जाता है। आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा।
ऐसे ही व्यक्ति इसका ज्योतिष का लाभ ले सकता है और उससे ये मालूम कर सकता है कि मैं राजनीति के क्षेत्र में जाऊंगा या मुझे व्यापार करना चाहिए या मुझे अपने ही स्थान वाले देश में रहना चाहिए, शहर में रहना चाहिए, या फिर मुझे दूसरे शहर का चयन करना चाहिए, ये या किस दिशा से मुझे लाभ होगा और किस स्थान पर निवास करने से लाभ होगा। ऐसे बहुत सारे लाभ ले सकता है, उसे ये जानकारी मिल सकती है उससे। अच्छा जैन साहब, ग्रहों की जैसे आपने दिशा की बात की, दशा की, तो ग्रहों की दशा जब किसी मनुष्य का जन्म होता है उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वो समय के साथ बदलती भी है। तो कोई व्यक्ति जैसे अगर जब जन्म लिया उस समय ग्रहों की दशा कुछ और थी, उसके 10 साल बाद कुछ और रही, उसके 15 साल बाद, तो ये लगातार जब बदलती है तो उसका जो भविष्य है या उसका वर्तमान जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होता होगा ग्रहों से। बिल्कुल ज़रूर होता है। वो उसकी जन्म कुंडली की चाल के आधार पर, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म जहाँ पर हुआ, जिस पॉइंट पर हुआ, उसी पॉइंट से उसकी जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, नक्षत्र के स्वामी की महादशा और अंतरदशाएं निरंतर भ्रमण कर रही है। तो वो ग्रह उसकी जन्मपत्री में अच्छा है, बलवान है, खराब है, अस्त है, उदय है, और किन पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर है या किन शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर है, उसके भ्रमण काल से, चाल से उसको अच्छा और बुरा लाभ या अच्छा वस्तुओं का प्राप्ति या उन्नति होती है। और अगर खराब है तो किस प्रकार का ग्रह उसको दृष्टि की चाल में आ रहा है, उसके सामने उदय हो रहा है, चाल में आ गया सामने, तो उसी प्रकृति का, उसी प्रवृत्ति का उसको दुख होता है, कष्ट होता है, या स्वास्थ्य खराब होता है, या उसी शरीर के अंग में उसको किस राशि से भ्रमण कर रहा है, किस नक्षत्र से भ्रमण कर रहा है, उसकी राशि के हिसाब से कैसा भ्रमण कर रहा है, ये हम लोग देखते हैं, गणना करते हैं कि उसकी राशि के हिसाब से 4, 8, 12 कोई ग्रह भ्रमण कर रहा है तो वही ग्रह उसको हानि देगा। और अगर वो लाभ भ्रमण कर रहा है, लाभकारी भावों से भ्रमण कर रहा है, तो वही ग्रह उसको लाभ देगा। अब वो किस राशि से भ्रमण कर रहा है, कौन सा ग्रह है, किस तरह की उसकी प्रवृत्ति है, किस तरह की क्षमता है, वो किस समय लाभ देगा, वो उनके अंश और उनके भ्रमण की चाल को पॉइंटेड करते हैं, उससे जानकारी मिलती है। अच्छा, ये भी कुछ संभव है क्या कि इन्हीं ग्रहों की प्रतिकूलता को किसी मनुष्य के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल। क्या होता है कि ग्रह उनके स्वामी देवता हैं, और हमारे वैदिक ज्योतिष में या हमारे भारत में, भारत एक धर्म और संस्कृति प्रधान देश है। इसमें हम अनेक तरह से देवी देवताओं के मंत्र जाप, उपासना, व्रत, आराधना आदि करते हैं। ये हमारी संस्कृति में, हमारे भारत की मिट्टी में ऐसी विशेषता है। तो प्रत्येक ग्रह के देवता हैं और देवताओं के और इन ग्रहों के अन्न भी हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में उपचार या इसको कहते हैं उपाय की पद्धति है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का सूर्य खराब हो रहा है, सूर्य 1 महीने में एक राशि बदलता है, और उस व्यक्ति की राशि से सूर्य 4, 8, 12 है और उसको अशुभ फल दे रहा है। मान लीजिए सूर्य जिन वस्तुओं का कारक है या जिन बातों का कारक है, जैसे राजनीति का कारक है, सम्मान का कारक है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, नेत्र ज्योति का कारक है, हड्डी का कारक है, तो इन चीज़ों में उसको नुकसान हो रहा है, व्यक्ति को मान सम्मान में दिक्कत आ रही है। और उसको ये पता लग रहा है जब से सूर्य हमारा खराब हुआ है, नक्षत्र से गोचर भ्रमण कर रहा है, राशि से कर रहा है, या 4, 8, 12 है, तो हम सूर्य की उपासना करें। अब सूर्य की उपासना के लिए सूर्य को जल देते हैं लोग, कुछ लोग रोली डाल लेते हैं, कुछ लोग गाय को जो है गुड़ और गेहूँ खिलाते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, सूर्य मंत्र का जाप करते हैं। तो इस तरह से हम जाप द्वारा, रविवार का व्रत करते हैं कुछ लोग, तो व्रत के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, और उनकी वस्तुएं जैसे सूर्य की वस्तु गेहूँ हो गया, गुड़ हो गया, घी का दीपक हो गया, लाल चंदन हो गया, इनको भगवान को अर्पण करके, छुआरा हो गया, मुनक्का हो गया, लाल अनार हो गया, सूर्य मंदिर में हम इसको अर्पण करके, और लाल फूल हो गया, पुष्प हो गया, उसके प्रार्थना करें तो उसको रविवार के दिन जा करके रविवार का व्रत करें तो सूर्य ग्रह की शांति होती है। इसी प्रकार से चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शनि, राहु, केतु, इनकी वस्तुओं को हमारे भारत में, हमारे घरों में, हमारी रसोई में बहुत सारे हमारे ग्रहों के जो कष्ट हैं, उनके पदार्थ और वस्तुएं हैं मौजूद हैं, घर में ही मौजूद हैं। और पहले सारे लोग इनको ही बताते थे। अब व्यक्ति शॉर्टकट अपनाना चाहता है, वो कुछ करना नहीं चाहता, वो व्रत नहीं रखना चाहता, वो सुबह जल्दी उठ के सूर्य को जल देना नहीं चाहता। पहले हर कोई व्यक्ति सूर्य को जल देता था, सूर्य नमस्कार करता था, इसीलिए योगा में सूर्य नमस्कार बताया कि
सूर्य नमस्कार कर लो, सारा योगा हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। सूर्य को नमस्कार भी हो गया, योगा भी हो गया, और आप स्वस्थ भी रहेंगे। आपके ग्रह सुधर जाएंगे। ग्रह सुधर जाएंगे, सारे ग्रह सुधर जाएंगे, क्योंकि सूर्य एक राजा है, ग्रहों का राजा है, बिल्कुल। और उसका बलवान होना बहुत जरूरी है। वही राजपद दिलाता है। जिन लोगों के राजनीति में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे मान सम्मान से नाम करते हैं, उनका निश्चित ही सूर्य तो बलवान होता ही है। अन्य ग्रह के साथ में सूर्य उसका अच्छा होता है तो वो और ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो निश्चित ही हमारे वैदिक ज्योतिष में सूर्य किसी भी ग्रह के प्रतिकूल प्रभावों को अनुकूल बनाने के लिए, अगर कोई ग्रह कष्ट दे रहा है तो उसकी प्रवृत्ति को समझने के लिए एक अच्छा ज्योतिषी उसको समझता है कि शरीर के किस अंग पर, सारे अंग हमारे उसमें काल पुरुष की राशियों को प्रभावित करते हैं, मनुष्य के शरीर को प्रभावित करते हैं। ये हमारे उसमें समझाया बताया पढ़ाया जाता है कि कौन सा नक्षत्र, कौन सी राशि, कौन सा ग्रह किस अंग को, शरीर के को प्रभावित करेगा। अगर वो गोचर में खराब भ्रमण कर रहा है तो उस हेतु उसका दान पदार्थ और उसका उपाय, उसका व्रत, उसका मंत्र जाप बताए गए हैं। मतलब अगर किसी को कोई रोग है, परेशानी है, व्याधि चल रही है जी, शारीरिक रूप से अगर कोई परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, तो उसमें भी शायद ग्रहों की प्रतिकूलता बिल्कुल। जैसे कुछ व्यक्ति ज़्यादा बोलते हैं और बड़बड़ाते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ महिलाएं ज़्यादा बोलती हैं, पुरुष बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति को अगर बोलने की आदत है और बार बार स्टेटमेंट बदलने की आदत है और उसका मन चंचल है, स्थिर नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो निश्चित ही उसका चंद्रमा खराब हो रहा है और चंद्र बल उसका खराब है कुंडली में। तो उसको चंद्रमा को मजबूत बनाना चाहिए। चंद्रमा का, पूर्णिमा का चंद्रमा है, आ रहा हो उस समय 8-10 दिन पूरा चंद्रमा रहता है, तो उसको देखना चाहिए, रात्रि को चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। उसी प्रकार से चंद्र मंत्र का जाप करना चाहिए, दूध चावल खीर बना करके उसको और दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से चंद्रमा को सुधारा जा सकता है और जीवन में स्थिरता लाई जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन व्यक्ति का जब चंचल होता है तो वो किसी काम में पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले सकता। चाहे वो बात कर रहा हो पिताजी से, चाहे वो पत्नी से बात कर रहा हो, चाहे वो व्यवहार में दोस्तों से बात कर रहा हो, उसने आज कुछ कही कल कुछ कह देगा। निर्णय उसका स्थिर नहीं हो पाता, चंचल होता है। तो क्योंकि वो शीघ्र राशि बदलता है चंद्रमा और चंचलता ज़्यादा होती है और मन पर उसका प्रभाव होता है। तो विशेषकर से ऐसे ही अन्य ग्रहों के भी प्रभाव होते हैं। किसी की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई, सूंघने की शक्ति कमज़ोर हो गई, किसी के दांत खराब हो गए तो बुध खराब हो रहा है, तो फिर बुध का प्रभाव देखना पड़ता है। तो वो कुंडली से देख लिया जाता है कि कौन सा ग्रह इसको, व्यक्ति को किस रोग को दे रहा है। जैसे कि व्यक्ति ये देखता है, पहले आपने सुना होगा, अब तो कम होता है, मलेरिया आता था, एक दिन छोड़ के 2 दिन 3 दिन, तो लोग कहते थे एक दिन छोड़ के आता एक तरह है, 2 दिन छोड़ के आता, 3 दिन छोड़ के आता, दिनाई वो तीजी आया, ऐसा कुछ कहते थे। अब मलेरिया उसको नाम दिया, तो मलेरिया एलोपैथी में उसको कहते हैं, मलेरिया कह देते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट अगर सर्दी लगती थी व्यक्ति को तो पहले कह देते हैं मलेरिया है, एक तरह है, सर्दी लग के फीवर आ रहा है। लेकिन अब एलोपैथी में उसको नहीं मानते, उसकी टेस्ट एलपी टेस्ट कराओ, बिडाल टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, ऐसे टेस्ट कराते हैं और वो टेस्ट करके जानते हैं वो कि इसका ये लक्षण है, ये गुण है कि इसको सर्दी लग रही है तो निश्चित ही मलेरिया है। दवाई भले ही पहले लिख दे, लेकिन टेस्ट तो अभी पुष्टि के लिए कराते हैं। इसी प्रकार से करते करते हम लोगों को ये अभ्यास जरूर हो जाता है। व्यक्ति ने कहा आकर के कि मुझे ये परेशानी आ रही है, मेरा ये शरीर में इतने महीने से दिक्कत आ रही है, या मेरी उन्नति नहीं हो रही है, मुझे धन हानि हो रही है, और इस प्रकार के व्यक्तियों से मेरा झगड़ा हो रहा है, तो हम लोगों को उसके लक्षणों के आधार पे ये पता रहता है, जानकारी में आता है कि इसका राहु गड़बड़ कर रहा है, इसका शनि गड़बड़ कर रहा है, या इसका, फिर भी उसकी पुष्टि के लिए हम लोग कुंडलियाँ देखते हैं, उनकी चाल देखते हैं, ग्रह की महादशा अंतरदशाएँ देखते हैं, गोचर उसका देखते हैं, उसकी राशि से कैसा है, उसकी दिन दशा देखते हैं, फिर उसको उपचार करते हैं। तो निश्चित ही उस व्यक्ति को, जैसे कि एक डॉक्टर से कोई बीमार है, रोग है किसी शरीर में, तो विशेषज्ञ से मेडिसिन लेने से वो रोग में रिलीफ मिलता है, उसी प्रकार से अगर ज्योतिष विशेषज्ञ से, ज्योतिष की सलाह से उसकी बात को मान करके और वो अपने मन से बताता है अच्छे से, और वो व्यक्ति ग्रहण करके उपचार करता है, तो उसको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा, लाभ मिलेगा और उन्नति होगी। पंडित जी, एक और सवाल यहाँ, आमतौर पर देखते हम न्यूज़पेपर में भी या कहीं कहीं जगह जगह पढ़ने को मिलता है, राशिफल आता है जी। अब दुनिया में जो मानव जीवन है, मानव उनकी संख्या बहुत है जी, करोड़ों में है जी, लेकिन जो हमारे 12 राशि हैं, वो गिनी चुनी 12 राशि, उनमें से लाखों लोग एक ही राशि के होते हैं। जी।
अब राशिफल में जो प्रेडिक्शन दिया जाता है वो कई बार बहुत से लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, तो मेरा मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ दूर दूर तक कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है। कुछ भी अगर अंदेशा जताया जाता है या कुछ खुशी की बात बताई जाती है तो लगता है कि नहीं, मैच नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि करोड़ों लोगों की राशि और राशिफल जो है वो गिनी चुनी 3 या 4 लाइन में आता है कि आपको ऐसा होगा और ऐसा होगा, इससे ये करें और ऐसा करें। निश्चित ही 12 राशियों को पूरे लोगों में बांट दिया। किसी भी व्यक्ति की राशि होगी तो वो 12 में से एक ही होगी कोई। और दैनिक जो फल है वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर बताया गया है। तो चंद्रमा 2 सवा 2 दिन तक वो ही रहता है, एक ही राशि में रहता है। लेकिन ये जो मोटा मोटा सामान्य रूप से दैनिक फल पेपरों में जो जाता है तो वो एक ज़्यादा सत्य नहीं होता मेरे हिसाब से। हर व्यक्ति के लिए वो सत्य नहीं होता। कुछ व्यक्तियों की तो जन्म की राशि का ही पता नहीं है, कुछ व्यक्तियों की नाम की राशि का पता है, कुछ व्यक्तियों की और कुछ पता है। तो वो मासिक और दैनिक और साप्ताहिक राशिफल जो होता है वो उसमें उतनी प्रवृत्ति नहीं रहती कि वो डेली वाला बताया जाए। वो तो अगर चार्ट के आधार पर, उसके ग्रहों के अंशों के आधार पर हम उसकी जन्म कुंडली को देखें और चार्ट बनाएं तो वो कुछ हद तक 50 से 60-70% तक सही होता है। बाकी जिनको जानकारी नहीं है और वो सामान्य रूप से उसमें देते हैं, कुछ तो पेपर वाले पुराना ही दे देते हैं, किसी व्यक्ति को वो खर्चे नहीं करते। एक्सपर्ट व्यक्ति, विशेषज्ञ ज्योतिषाचार को बिठाएं और उससे फिर एनालिसिस कराएं डेली, और वो भी एनालिसिस करें। पता चला कि वो भी रूटीन वाले दे देते हैं तो फिर वो सही नहीं होता। चलिए, अब एक जो बड़ा सवाल इस समय पूरे देश में चल रहा है, नई सरकार का गठन हुआ है, लेकिन जिन परिस्थितियों में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को जो एक्सपेक्ट कर रही थी पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं। सहयोगी दल हैं जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके साथ मिलकर सरकार ज़रूर बनाई गई है। आज देश में हम अगर ये कहें कि भारत की स्थिति क्या है, भविष्य फल भारत का क्या दिखाई देता है आपको ज्योतिषीय गणना के अनुसार? देखिए, वर्तमान में ग्रह दशा एक चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग मई और जून में बना हुआ है। 1 मई के पूरे महीने चला, फिर जून के महीने में चल रहा है। अगर ये चुनाव मार्च और अप्रैल में बीजेपी सरकार करा लेती तो बीजेपी की जो है निश्चित ही 350 सीट के करीब आती और पूर्ण बहुमत से ये सरकार आती, क्योंकि ग्रह ही राज्य देते हैं, ग्रह ही राज्य हरने वाले होते हैं। ये चुनाव इस समय हुए, फिर भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 15 साल 20 साल से किसी काम को कर रहा है, घर का मुखिया भी मान लीजिए होता है, और वो 25-30 साल से पूरी जिम्मेदारियां लेता है, तो अन्य सदस्य जरा भी कमी होती है तो उसको जो है उसकी कमियों को देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते। बिल्कुल। इसी प्रकार से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में 10 वर्ष से थी और मोदी प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में कार्य चल रहा था। तो लोगों ने उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो योजना है, वो जन जन तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पाई और उनको नए तरीके से दोबारा नहीं पहुंचाया होगा। लेकिन हम तो ग्रह की बात करते हैं कि ग्रह स्थिति कुछ ऐसी थी कि मार्च अप्रैल में चुनाव होते तो 350 के करीब बीजेपी की सीटें आती। फिर भी 240 बीजेपी की सीटें आई हैं और अपने गठबंधन या एनडीए के गठबंधन से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने जो है ये शपथ ली 9 जून को, शाम को शपथ ली। वृश्चिक, उस समय वृश्चिक लग्न थी, 6 बजे 5:30 बजे से दिल्ली में, और करीब 7 सवा 7 बजे तक ये वृश्चिक लग्न चली है और 7:25 के बाद फिर दूसरी चेंज हो गई। तो उन्होंने जो मुहूर्त उसका शपथ ग्रहण का लिया, वृश्चिक लग्न में लिया। नरेंद्र मोदी जी की राशि भी वृश्चिक है और उसका स्वामी मंगल है और इसका स्वामी भी मंगल है। और मंगल जब उन्होंने शपथ ली तो स्थिर वृश्चिक लग्न थी, स्थिर लग्न थी। और सप्तम भाव में उस समय 4 ग्रह, सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध, 4 ग्रह बैठे थे, जो सप्तम भाव लग्न का साझेदारों का भाव होता है, यानी एनडीए घटक का भाव है। और वो 4-5 लोग मिलके उसमें बैठे, बड़े बड़े। तो निश्चित ही वृश्चिक लग्न का स्वामी 6वें घर में उस समय अपनी राशि मेष में हैं जब शपथ ली उन्होंने उस समय। तो वो इसको चलाने में सफल तो होंगे और अपने तरीके से चलाएंगे, झंझटें आएंगी और उस पर विजय प्राप्त कराएंगे, क्योंकि मंगल उनको झंझट स्थान में बैठा है लेकिन शत्रुओं पर विजय कराता है और साझेदारी से सरकार को चलवाता है, बनवाता है। तो गठबंधन की सरकार बनी। और जो शनि बैठा है वो केंद्र में अपनी राशि में बैठा है, वो मालव्य योग
उस समय स्थिर सरकार जब शपथ थी तो मालव्य योग बन रहा था। मालव्य योग एक ऐसा योग होता है जिसमें कि सरकार का प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं को विदेशों तक ले जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इस समय जो कोरोना काल में एक वैक्सीन बनी थी, तो भारत की वैक्सीन को का दूसरे देशों में भी भेजा गया था और उससे लोगों ने रोग से मुक्ति मिली और बहुत जल्दी भारत ने वैक्सीन का निर्माण किया। इसी प्रकार से जब मालव्य योग बना है, मालव्य योग होता है, तो हमारे देश की कुछ चीज़ें, कुछ योजनाएं पर विदेश में जाती हैं और विदेश उसका लाभ लेता है और उसकी प्रशंसा करता है। भारत की प्रशंसा होगी और दूसरे देशों में उसका एक्सपोर्ट होगा और उसका मान बढ़ेगा। इसी प्रकार से उस समय वृश्चिक लग्न में चक्र योग भी बना हुआ था, यानी एक एक राशि में सारे ग्रह बैठे थे लगन से लेके आगे। तो ये चक्र योग एक राजनीति के लिए बहुत अच्छा योग होता है और इस चक्र को वो पूरा कराता है। तो एनडीए के सहयोग से कुछ झंझटों के साथ में ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब तक ये चलाएंगे, पूरी सरकार चलाएंगे। अगर दुर्घटना कोई बात होती है तो वो ग्रह क्या आगे आएंगे, वो बाद की बात है, लेकिन जब तक वो चलाएंगे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने सहयोगों को संगठन में रखेंगे और वो भारत की राजनीति को विदेशों तक आगे ले जाएंगे और हर चीज़ के लिए वो काम करेंगे। ऐसे ही चक्रवर्ती राजयोग बना था। शनि अपनी स्वयं की राशि में चतुर्थ स्थान पर, प्रसिद्धि के स्थान पर बैठा है और उसका संबंध राजनीति से है। तो ऐसा योग जब बनता है तो देश विदेश में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश विदेश में अभी भी उनका जब चल रहा था तो ज़्यादातर विदेशों में जाते थे, अपनी योजनाएं बताते थे, वहाँ जा कर के कोई अच्छी योजना देखते थे, तो वो उसके बाद अपने तरीके से इंडिया में आकर के और अपनी योजना को लागू करने की कोशिश करते थे। कैसे भारत को विकसित किया जाए, कैसे भारत को नंबर 1 का देश बनाया जाए। तो ये जो चक्रवर्ती राजयोग बना है, ये निश्चित ही अगर प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करें सारे लोग सही, तो निश्चित ही बहुत आगे भारत बढ़ सकता है, देश जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही नौका योग बना था। नौका योग में व्यक्ति जैसे नौका से पार होता है तो पार हो जाता है वो, यानी कुछ घटक जो है दिक्कत करेंगे। मध्यावधि चुनाव होंगे इनके, जैसे आपके तो बिहार में या और कहीं, तो इन लोगों के मध्यावधि जो चुनाव होंगे जो विधानसभा के, अच्छा विधानसभा, तो विधानसभा के जब चुनाव होंगे, जब तक ये लोग चुपचाप बैठेंगे और उनके हित में सीटें आ गई तो उसके बाद फिर उनके नखरे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो नखरे भी वो नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली, उनका मंगल, चंद्रमंगल उनकी कुंडली में बैठा है, साथ में वो ऐसा योग बना रहा है कि हो सकता है जब तक वो जितना कोई नखरे कराए उस पार्टी से ज़्यादा दूसरे लोगों को उनकी तरफ आकर्षित होके और उनके गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। एनडीए में और घटक दल आकर के संगठन बना लेंगे, मिल जाएंगे, तो वो फिर वो दूसरे भी नहीं जाएंगे, फिर वो सरकार चलती रहेगी। मतलब अभी ये जो ग्रहों की स्थिति उसके अनुसार अभी मोदी जी जो है वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बिल्कुल, मध्यावधि चुनाव जैसी या कोई अनिश्चितता जैसी कोई स्थिति नहीं। दूसरे गठबंधन या सहयोगी दल उनको बीच बीच में दिक्कत करेंगे, ये बात सही है, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कहीं उनको इतना सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं उनको ये नहीं दिखेगा कि वास्तव में दूसरे घटक उनको इस तरह का पद दे सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं। और इधर ये नरेंद्र मोदी जी के स्टार इतने प्रबल हैं कि वो जब तक दूसरे घटकों को अपने घटक में शामिल कर लेंगे, इसलिए वो दूसरे जो घटक हैं जो नखरे करेंगे वो कहीं जा नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसी कोई संभावना दिखती है जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री ना होकर किसी कार्यकाल में कोई दूसरा प्रधानमंत्री हो सकता है एनडीए में किसी? इसमें अगले वर्ष शनि चेंज होगा और राहु चेंज होगा अप्रैल से लेकर के जून तक, तो इस तरह की कोई बात उठ सकती है और फिर कुछ आगे चल के ग्रहों की स्थिति ऐसी बन सकती है कि हवाई हवा फैले, लेकिन बाद फिर वहीं दब जाएगी और आगे बढ़ जाएंगे। मतलब नरेंद्र मोदी जी के हाँ प्रधानमंत्री काल में ही सब कुछ चलेगा। हवा मतलब अफवाह उड़ सकती है, अफवाह हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बदले जा रहे हैं या उनकी जगह कोई दूसरा जी, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा घटक है इंडी गठबंधन है, इंडिया अलायंस, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि उनकी तरफ से कोई आगे आ सकता है? देखिए, उस घटक जो दूसरा घटक है इंडियन अलायंस, उसमें आपके अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के,
उनके स्टार बुलंदी पे हैं और वो वहाँ तक केंद्र तक तो नहीं जा पाएंगे भी, लेकिन उनका वर्चस्व, उनका यश, राज्य में उनकी कीर्ति उनके राज्य में उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी और वहाँ बढ़ने से वो राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चक्र आ सकता है तो सीएम बन और हाँ, और उस चक्र से वो अपने सीएम बन सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं और दूसरे उनके दल के घटक भी उन्हीं को मजबूर होकर के सपोर्ट करना पड़ेगा। उनके स्टार आगे चल के उनकी फैमिली के, उनके पर्सनल अच्छे हैं, लेकिन केंद्र को लेकर कुछ नहीं, लेकिन केंद्र को लेकर के वो ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है राहुल गांधी जो है जी। उन्होंने अभी एक अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, सीटें भी बढ़ गई, 99 सीटें लेकर आए, काफ़ी मेहनत की उन्होंने, न्याय यात्रा भी निकाली थी। आपको क्या लगता है उनका भविष्य क्या है? क्या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कभी देश के जो कांग्रेस के जो पक्ष के लोग हैं वो उनको देख सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए, राजीव गांधी की जहाँ कुंडली देखी हमने, उसके हिसाब से आने वाला समय उनके लिए अभी से बेहतर तो है। राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी जी का, उनका भविष्य अभी से बेहतर तो है, उन्नत तो है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे 10 साल तक, इन 10 साल में ये नहीं लगता मुझे, क्योंकि अगली बार भी उनको ज़्यादा सीटें आई तो उनका बिना गठबंधन के सीटें आना असंभव है अभी। तो जब बिना गठबंधन के सीटें नहीं आएंगी तो ये हो सकता है कि कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आएँ और दूसरी पार्टी का दबाव ऐसा रहे कि वो कहे कि मुझे प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, और एक साल बनेंगे या 2.5 साल बनेंगे और पता चला वो बन गए, उसके बाद में उन्होंने नखरे दिखा दिए, तोड़ दी। पहले भी ऐसा होता रहा। तो ये एक उनके साथ में मेहनत करने के बाद में, युवा होने के बाद में, और दिन रात इसी चिंतन में वो लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी ये दिक्कत उनके साथ में आ सकती है। बाकी वो उनका समय पर्सनल और उनकी साख थोड़ा बढ़ेगी, अभी से बेहतर होगी और उत्तर बेहतर होती जाएगी। लेकिन अभी 10 साल तक आगे भी ये लगता है कि इसके बाद जो भी सरकार बनेगी वो और ज़्यादा त्रिशंकु होगी और ज़्यादा जोड़ तोड़ से होगी, और ये भी हो सकता है कि आगे जो चुनाव होंगे 5 साल बाद तो वो फिर मध्यावधि चुनाव हों। आप क्या देखते हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली जो है जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली जो है वो क्या कुछ कहती है? देश में बड़े फैसले लिए जाने की बात कही जा रही है, ले पाएंगे वो? निश्चित ही कुछ बड़े फैसले वो लेंगे। 100% सारे फैसले तो कभी कोई ले नहीं पाता। वो उनकी पूर्ण बहुमत में सरकार थी, तब भी वो चाहते हुए भी बहुत सारे फैसले बड़े नहीं ले पाए होंगे, उनमें समय लगता है। और लेकिन वो 60 से 85% तक फैसले लेने में सफल होंगे, जो देश के लिए फायदेमंद, जो देश के लिए, समाज के लिए फायदेमंद होंगे। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसा होता है कि उन्होंने क्षेत्रीय दल हैं, अब उन्होंने कहा हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी तो वो उसका अड़ंगे लगाते रहते हैं, और गठबंधन की सरकार है तो इसलिए 40% वो अड़ंगे लगाते रहेंगे, फिर भी 60% लेने में वो सफल होंगे। पंडित जी, अब मैं मध्य प्रदेश की तरफ रुख करूँगा। मध्य प्रदेश में भी दिसंबर में जो विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, शिवराज सिंह चौहान की बजाय मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश का भविष्य क्या देखते हैं आप? और ज़्यादा समृद्ध होगा ये? यहाँ पर कुछ बड़े नेता जो केंद्र से बुलाए गए हैं उनकी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं प्रदेश में राजनीति को प्रभावित करेगी, या मोहन यादव के रास्ते में कुछ परेशानियाँ आएंगी, अड़चने आएंगी, कुछ बड़े फैसले या कुछ अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे, या देखो 3 वर्ष तक मोहन यादव जी 3 वर्ष तक तो उनको कोई कुछ नहीं करता, केंद्र के नेता भी उनको सपोर्ट करेंगे और वो केंद्र से ही लेकर के अपना काम सूझबूझ से कर रहे हैं, और उनके ही नेतृत्व में अभी 29 में से 29 सीटें जिता पाए वो, और सबका सहयोग लिया, सबका साथ लिया। तो मुझे लगता है दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनसे असंतुष्ट हो तो बाधक बने। हो सकता है कि किसी भी तरह से उनको 3 वर्ष बाद चेंज करना पड़ा, ऐसा योग बनता है उनको उसमें, तो उनको आगे ले जाया जाए और दूसरे को जिम्मेदारी दी जाए जो बेहतर और कुछ कर सके। बाकी वो भी अपने फैसले मध्य प्रदेश को विकास की गति में ले जाने के लिए वो तुरंत निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। मध्य प्रदेश की कुंडली क्या कह रही है? आने वाला समय और ज़्यादा समृद्ध होता दिखाई देगा प्रदेश, या जैसा चल रहा है वैसे ही चलता है? मध्य प्रदेश में हरित क्रांति और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के गृह स्टार बड़े जोरदार हैं, और वो पंचायत मंत्री, ग्रामीण मंत्री बने हैं, कृषि मंत्री बने हैं, और साथ में एक और कौन से मंत्री बने हैं, पंचायत मंत्री ग्रामीण कुछ बने हैं ना,
ग्रामीण विकास। तो उनका ग्रामीण विकास से मतलब है किसान ग्राम में ही रहते हैं आजकल, और किसान कृषि मंत्री तो बने ही हैं वो। पहले भी उनका पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश की पूरी जगह जगह दिखी हुई है। तो मध्य प्रदेश में हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में और व्यापार उद्योग के क्षेत्र में निश्चित तौर से आएगी, उससे रोजगार भी बढ़ेंगे और जनता खुशहाल रहेगी। बस भ्रष्टाचार पर अभी पूरे भारत में हमें जो चिंता का विषय है वो अभी भी अंकुश भ्रष्टाचार पर नहीं है। आपको लगता है इस कार्यकाल में मोदी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेते? मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार इस दुनिया से नष्ट होगा। कम हो सकता है। हाँ, कम होने में ज़रूर नकेल लगेगी, लेकिन इससे हम कहें कि भ्रष्टाचार हमारे भारत से नष्ट हो चला जाए तो संभव नहीं दिखता, और बढ़ता ही जाता है। एक नए नए तरीके निकाल लेते हैं लोग उसको बनाने के। अच्छा, मध्य प्रदेश के दो बड़े नेता भी हम चर्चा भी कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो केंद्र में गए हैं कृषि मंत्री के तौर पर, अब बता ही रहे थे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, अब उनको दूसरी जिम्मेदारी मिली है। आपको क्या लगता है प्रदेश की राजनीति से उधर जाने के बाद शिवराज सिंह प्रदेश के लिए कितना बेहतर कुछ करते दिखाई देंगे? और दोनों ही नेता जो कि बड़े नेता हैं आज की तारीख में, देश की राजनीति में केंद्र में किस तरह की भूमिका निभाते नजर आए? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्टार बहुत तेज़ी से काम करते हैं, और वो कोई भी मंत्रालय उनको मिले उसमें एक नए तरीके से उन्नति विकास या उसको जन जन तक पहुंचाते हैं। इस समय वो टेलीकॉम मंत्री बने, दूरसंचार मंत्री बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो कुछ न्यू टेक्नोलॉजी से संचार के माध्यमों को गांव-गांव में जन जन तक पहुंचाने का कोई ऐसा माध्यम विकसित करेंगे। हो सकता है दूरसंचार में कोई नई क्रांति, बिल्कुल नई क्रांति करेंगे। उनका काम ही नई क्रांति करना है, तो अच्छे नेता हैं। और शिवराज सिंह जी भी एक मजे हुए अनुभवी नेता हैं, और निश्चित ही उनका एक सरल स्वभाव है, तो वो अपने बांटते जाते हैं। तो निश्चित ही वो किसानों को जो कसक उनकी रहेगी मध्य प्रदेश के लिए दूसरे राज्यों में, और मध्य प्रदेश से उनका लगाव है खास तौर से। और वो कहते हैं मध्य प्रदेश में ही मेरी आत्मा बसती है, कहीं भी चला जाऊं मैं घर का बेटा मध्य प्रदेश का ही। आखिर हैं तो मध्य प्रदेश के, वो बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है, और वो जन जन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसा कौन बच्चा बूढ़ा और कौन है, महिलाएं पुरुष, तो वो नहीं जानते उनको। तो निश्चित ही उनका जो सोच है, उनकी जो योजना है, वो पूरे देश के राज्यों के लिए तो रहेंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वो उनका पिटारा खुला रहेगा, और वो नई कोई विचारधारा योजनाएं ला करके और तुरंत कार्रवाई करेंगे। जैसा मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, आजकल जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर कुछ इस तरह के नुस्खे कह सकते हैं, जो ज्योतिष के नुस्खे वो बताए जाते हैं आमतौर पर, कि हाथ में कुछ लिख लीजिए, कुछ अंक लिख लीजिए और लिखेंगे और उसको कुछ चैंट करेंगे थोड़े समय तक, कुछ दिनों में उसका परिणाम दिखाई देगा, या कुछ मंत्र बताए जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्या लगता है आपको कि ये कुछ प्रभावी होते हैं, इनमें कुछ है? असल में क्या है कि प्रसिद्धि पाने का एक शॉर्टकट नजर आता है। लोगों ने ज्योतिष को पढ़ना बंद कर दिया, वो सीधे रास्ते नहीं जाते, शॉर्टकट रास्ते से आजकल मोबाइल पर चलने लगा, ऐपों के माध्यम से, और उन्होंने लाल किताब के माध्यम से, सुनहरी किताब के माध्यम से, काली किताब के माध्यम से बहुत सारे टोटके हैं जो पहले कवि इंद्रजाल में, काला जाल, फलाना जाल पुस्तकों में होते थे, आज भी पुस्तकों में चल रहे हैं। ये लक्ष्मी यंत्र है, ये फलाना मंत्र है, ये संतान प्राप्ति मंत्र है, ये धन प्राप्ति मंत्र है, ये पुत्र प्राप्ति है, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन उसकी विधि विधान उनको नहीं आती, वो खुद ही नहीं जानते कि कैसे करें। जब तक हम खुद नहीं जानेंगे किसी मंत्र के विधि विधान को, आपने देखा होगा कि पहले जो साधक हुआ करते थे किसी यंत्र के, किसी मंत्र के, तो उसको सिद्ध करते थे कि इसको 1.25 लाख बार लिखना है भोजपत्र पर, केसर से लिखना है या अष्टगंध से लिखना है, इस दिशा में मुँह करके बैठ करके, इस आसन पर बैठ करके लिखना है, और जाप करना है, फिर ऐसे पूजा करना है उसकी, और वो उसके बाद उसको सिद्ध करते थे, तब प्रभावी। तो वो चाहे सीताराम बोल करके और भभूत दे देते थे, आपने देखा, मिट्टी उठा के देते, या उसके कान में फूंक देते, या उसको कह देते जा काम होगा, तो वो काम हो जाता था। अब क्या है, लोगों ने बस करना कुछ नहीं, आकर्षण के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए लोगों के बीच में बैठ गए, और उन्होंने तमाम उस पर मोबाइल पर, एंड्रॉयड मोबाइल चलने लगे हैं 10-5 साल से, और उन पर आपने देखा और ज्योतिषाचार लिख लिया, या तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा समस्याओं का निराकरण लिख लिया। और उसमें ये पहले भी लोग जानते थे कि नींबू टांग दो
ऐसा लोगों को बहुत सारे, ये या ज्यादा काट दो या उसार के वो कर दो, या लाल मिर्ची 5 ले लो और जायफल ले लो और ऐसे उसार दो तो नज़र उतर जाएगी। तो ये सारे टोटके हैं और टोटके स्थायी नहीं होते, और टोटका सही भी हो जाता है और गलत भी हो जाता है। तो ये तो भारत में पहले से लोग जानते हैं, जो ज्योतिषी नहीं है वो जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये उस विधा को, उसके मान सम्मान को कम करने वाली बातें हो गई हैं, जो जगह जगह और बहुत सारे उत्पन्न हो गए। तो जिसमें जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो वास्तव में ज्योतिष की पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, पेपर दे रहे हैं और उसके बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो एक तरीका है, उसमें उसका कोर्स है, उसका सिलेबस है, उसके शास्त्र हैं, उसकी किताबें हैं, तो उस तरीके से वो पढ़ते हैं और वो संपूर्ण ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो उनका मन करता ही नहीं है कि कोई टोटका बताएं, उनका मन कभी करेगा ही नहीं जब वो पढ़ के जाएंगे। वो अपनी विधा के अनुसार कर रहे हैं। जो पढ़े नहीं हैं वो ये जानते हैं, अरे ये बताया, देखो ये हो रहा है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो उन्होंने अपने वीडियो बनाए और डाल दिए और फिर वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज पेपर में आया था कि कोई एक तांत्रिक ने पैसे दुगने करने के चक्कर में किसी को बुला लिया और वो व्यक्ति 1 लाख रुपए ले आया और ला करके उसको दे दिए किसी होटल में, और वो बैठा रहा और उसने पूजा की और किसी नज़रबंद करके उसको या छल से उसको पोटली बनाई और कहा कि थोड़ी देर बाद खोलेंगे, और वो चला गया। ऐसा कई बार पेपरों में आता है कि बर्तन ले लिए और साफ करने बर्तन में गहने डाल दिए और वो ले गए। ऐसे कई टोटके आते हैं जो हाथ की सफाई की ट्रिक है, जिसको कि जादूगर जो दिखाता है तो क्या वास्तविकता होती है, वो पैसे बनाता है, क्या वास्तविकता है? वो कहता है नहीं, मैं पैसे बनाता, नोट बनाता तो मैं आज जादूगर खुद हो जाता। तो वो एक ट्रिक है, वो भी एक ट्रिक को सिखाया जाता है, तो लोगों को भ्रमित किया जाता है। जो भोले वाले लोग हैं वो उस चीज़ को ये समझते हैं कि ये वास्तविकता है, ये भ्रम उनको हो जाता है और वो वैसे लोग चालाक है, वो उसका फायदा ले लेते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं तो उनको उसकी पनिशमेंट मिलता है। अच्छा, आपके पास एक लंबा अनुभव है, आपने तमाम किताबें भी लिखी हैं, तमाम आपके लेख भी लोग पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है इन चीज़ों से किस तरह से बचा जा सकता है और किस तरह से दूरी बनानी चाहिए? क्योंकि आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धार्मिक कथा सुना रहे हैं, कथा के बीच ही वो कुछ इस तरह के टोटके बताते हैं जिससे आदमी को लगता है कि भाई बहुत जल्दी उनकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। तो क्या कहना चाहिए? ये इसमें क्या है कि ये चलता रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि हम जिन व्यक्तियों को जागरूक करते हैं, या जब तक व्यक्ति जागरूक होता है, जब तक एक नई जनरेशन आ जाती है सामने, उसको ये अनुभव नहीं होता या ज्ञान नहीं होता कि ये व्यक्ति कह रहा है वो कितना सही है या इसमें कितनी दम है, इसके यंत्र में, तंत्र में, टोटके में, तो वो उस बात को, भोली वाली महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, वो उसको सही मानते हैं। तो वो कुछ परसेंटेज तो चलता रहेगा, नष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी संख्या भी बढ़ती रहती है और ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती रहती है। कुछ तो ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो उन्होंने कहा यार कुछ नहीं हो रहा, चलो अब तो ज्योतिषी बने जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा, चलो अब तो संन्यास लिया जाता है, अच्छा खाने मिलेगा, अच्छा पहनने मिलेगा, लोग सम्मान करेंगे, लोग पैर छुएंगे, और वो बड़े बड़े कपड़े, बड़ी बड़ी माला डाल लेते हैं। मैंने तो आज 30 साल से कर रहा हूँ ज्योतिष, मैंने कभी मालाएं नहीं दिखाई, मैंने कभी बहुत बड़े बड़े तिलक नहीं लगाए, जो है वैदिक ज्योतिष से साधारण, और कभी ऐसा बनावटी वो नहीं किया। किताबें भी लिख रहे हैं, पंचांग भी बना रहे हैं, ज्योतिष भी सिखा रहे हैं, लेकिन उससे क्या है कि हम जनता को छल रहे हैं, हम देश को कमज़ोर कर रहे हैं। ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए आडंबर की जरूरत। वास्तव में सरकार को आगे आना पड़ेगा। अगर सरकार, स्थानीय कलेक्टर साहब, जिलाधीश महोदय, ये अगर इस पर अंकुश लगाएं तो वो किसी भी शहर, किसी भी राज्य के और सरकारों को ये बताना पड़ेगा कि भाई जो इसका एक कोर्स है और इसके एक मापदंड है, यहाँ तक इस व्यक्ति को सार्वजनिक तौर से कर सकते हैं। वैसे तो सरकार अगर कोई लीगल कार्य करता है तो उस पर पुलिस कंप्लेन जाती है तो वो कार्रवाई करता ही है। कोई तांत्रिक अगर दुगने पैसे बनाने के चक्कर में पैसे ले गया और उसने जा करके वो किया तो करती है, आज भी कर रही है, और अगर कोई किसी को मूर्ख बनाएगा तो वो करेगी। तो वो करने वाला जाने और कराने वाला जाने किस तरह से करा रहा है। लेकिन स्वस्थ भारत के लिए, स्वस्थ समाज बनाने के लिए और जागरूक तो रहना ही पड़ेगा, और व्यक्ति को जो संभले हुए हैं, सुलझे हुए हैं, उनको दूसरे व्यक्तियों को भी सुलझाना चाहिए, संभलवाना चाहिए और वैसा ही ज्ञान देना चाहिए। ज्योतिष का जो दुरुपयोग देखने को मिल रहा है उससे वाकई बचने की बहुत ज़रूरत है, और जागरूक सबसे ज़्यादा होना। बिल्कुल, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को, मैं तो सरकार से मौका मिला तो निवेदन करूँगा कि वास्तव में ये कोर्स को पूरी यूनिवर्सिटियों में लागू करना चाहिए, और इसकी जो डिग्री मिलती हैं उन डिग्रियों के आधार पर ही, जैसे कि डॉक्टर हैं और वो डिग्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमबीबीएस किया, पीजीडी से किया या और कुछ किया उसने जो, तो उसको
उस प्रकार की डिग्री मिल करके वो अपने क्षेत्र में संबंधित, चाहे वो कान का हो, आँख का हो, हृदय का हो, किडनी का हो, बिल्कुल। तो वो उस क्षेत्र में स्पेशलाइज कर रहा है। तो वैसे ही स्पेशल उसको ज्योतिष के क्षेत्र में है हमारे उसमें, और उसको बांटा जा सकता है। हस्तरेखा का, वास्तु का, ज्योतिष का, कर्मकांड का, ये तमाम तरह के वो हैं, आज भी चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं। हमारे जीवाजी यूनिवर्सिटी में भी इसका कॉलेज है, वहाँ भी इसके चल रहे हैं, वास्तु के, ज्योतिष का, हस्तरेखा का, सभी का मिश्रित है। और भी आचार्यों की डिग्री दी जाती है, शास्त्री हैं, संगीत विद्यालय भी हैं, महाविद्यालय भी हैं। तो हैं, सरकार ये नहीं कह रही पहले ही से व्यवस्था है, लेकिन उसको करने के लिए उसमें जितने एक्सपर्ट नहीं हैं, जितने पढ़े लिखे नहीं हैं वास्तव में, और उनको फिर वास्तव में रजिस्टर्ड किया जाए और उनको चलाना चाहिए, अपना ऑफिस कार्यालय चलाना चाहिए, और एक सिद्धांत के तहत चलाएगा वो व्यक्ति। उसमें वो कभी जब बैठेगा 12-15 लाख का ऑफिस लेगा, अच्छी व्यवस्था करेगा, तो वो खुद ही उल्टे सीधे काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा। जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, स्टूडियो पर आने के लिए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे कि आखिर ज्योतिष जो है वो किस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है, और ज्योतिष के जरिए किसी व्यक्ति के जीवन को किस तरह से सुखद समृद्ध बनाया जा सकता है। खास मुलाकात में फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरा भी सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिषाचार्य हुकुमचंद जैन, ग्वालियर से।